आज आई हूँ आपके सामने एक छोटी सी अपडेट लेकर के। ठीक है, तो फाइनली जो है बीएड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप बीएड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अपनी काउंसलिंग जो है करवा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है इस समय जिस जो है कॉलेज ने अब की बार का यूपी बीएड का जो है एग्ज़ामिनेशन करवाया था, मैं उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो जब आप जो है यूपी बीएड जेई 2026 यूट्यूब पर सर्च गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको ये जो है वेबसाइट दिख जाएगी और इस पे जाकर के आप क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लिक करते ही आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। काउंसलिंग के लिए लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें अगर काउंसलिंग कराना है, और परामर्श संबंधी दिशा निर्देशों के लिए यहाँ क्लिक करें, और काउंसलिंग स्केड्यूल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर पूरी जो है जानकारी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमें डायरेक्शंस जो है वो दी गई हैं। ठीक है, क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं एक बार जो है इसको रीड कर देती हूँ। वैसे तो ये 18 पेज का है, सारा रीड करना पॉसिबल नहीं है, और सारी चीज़ें जो हैं आप अपने से देख भी लीजिएगा। कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पर रीड कर देती हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएड 2026-2028 सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया नीचे दिए गए 4 राउंड में केवल उन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आयोजित की जा रही है जिनको यूपी बीएड जेई 2026-27 में रैंक आवंटित की गई है। तो 4 राउंड में इसमें कहा गया है। प्रथम राउंड क्या होगा, मुख्य काउंसलिंग यही है जिसमें स्टेट रैंक 1 से लेकर के, ठीक है, 1,50,000 तक के बच्चे जो हैं यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मुख्य काउंसलिंग होनी है फेज़ 1 में, उसमें कितने होंगे स्टेट रैंक जिनकी 1 से 1,50,000 है, स्टेट रैंक जिनकी, उनकी जो है फर्स्ट फेज़ में काउंसलिंग होनी है। ठीक है, फेज़ 2 में स्टेट रैंक जो 1,50,000 1 से जो होंगे, मतलब 1,50,000 से जिनकी रैंक आगे की होगी उनकी, ठीक है, जो है काउंसलिंग होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अंतिम स्टेट रैंक तक और छूटे हुए अभ्यर्थी, ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब पहले फेज में 1.5 लाख तक जो है अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जाएगा। फिर उसके बाद फेज़ 2 में 1.5 लाख से ज़्यादा, यानी जिनकी स्टेट रैंक 1,50,000 से ज़्यादा है, वहाँ से ले करके जहाँ तक रैंक प्रोवाइड की गई है, ठीक है, वहाँ तक यहाँ पर काउंसलिंग होगी। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड फेज़ 1 में प्रतिभाग नहीं किया है, वह प्रथम राउंड फेज़ 2 में पंजीकरण के पश्चात प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो जैसे मान लो फेज़ 1 का हुआ और किसी का जो रैंक है वो 1 से लेकर के 1,50,000 के बीच में है, लेकिन वो काउंसलिंग नहीं करवा पाया, तो जब राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वो वहाँ पर जो है काउंसलिंग करवा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम राउंड फेज़ 1 कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, वह सभी प्रथम राउंड फेज़ 2 में सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर दी गई है कि मान लो कि जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली तो वो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा करके अपनी सीट तय कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया है कि द्वितीय राउंड में क्या होने वाला है, इसको हम पूल काउंसलिंग बोलते हैं। सभी स्टेट रैंक धारकों के लिए ये चीज़ें होती हैं। सभी छूटे हुए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड एवं द्वितीय राउंड प्रतिभाग नहीं किया है, अथवा जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, अथवा सीट आवंटन के पश्चात निश्चित समय अवधि में अपना प्रवेश सुनिश्चित नहीं किया है, ऐसे सभी अभ्यर्थी पूल काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तृतीय राउंड में क्या होगा, सीधे प्रवेश यहाँ पर होगा। ठीक है, सभी स्टेट रैंक धारकों के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आपने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट जो है किया हो तो जो छूटी हुई सीटें होंगी तो ऐसी सीटों पर डायरेक्ट जो है भर्ती की जाती है। ठीक है, और जो चतुर्थ राउंड यहाँ पर, यानी जो चौथा राउंड है, वो रखा गया है अल्पसंख्यक संस्थानों में सीधे प्रवेश जो है यहाँ पर होने वाला है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा मेन जो काउंसलिंग वाला है वो प्रथम राउंड में ही फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में हो जाएगा। फिर द्वितीय राउंड में जो पूल काउंसलिंग होती है, मतलब उसमें जितने भी हमारे स्टेट वाले जिन्होंने यूपी बीएड का एग्ज़ाम दिया है वो सारे के सारे इसमें पार्ट ले सकते हैं। फिर भी अगर जिनको सीट नहीं मिलती तो तृतीय राउंड में जा कर के सीधे प्रवेश के लिए अपना देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें आती हैं। केवल यहाँ पर बोला गया है केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें यूपी बीएड जेई 26, 28 की मेरिट सूची रैंक आवंटित की गई है वह प्रवेश हेतु काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो अभ्यर्थी 2026 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करें कि पंजीकरण है तो अपने स्वयं के या अपने माता पिता के विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक खाता विवरण का ही उपयोग किया गया हो। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें। अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने पर किसी भी दशा में अग्रिम शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए काउंसलिंग के लिए? तो शुल्क की वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण, ठीक है, वह खाता केवल अभ्यर्थी या उसके पिता या माता के नाम पर होना चाहिए। ये क्या कहा गया है? शुल्क की वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण मतलब जैसे आपसे 50,000 और कुछ है ना 750 700 ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। हाँ, तो क्या होगा कि एक जो आपसे शुरू वाला जो 750 या 780 रुपये आपसे जमा करवाए जाएंगे उसको जो है आपको वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बाद में 5,000 रुपये आपसे और लिए जाएंगे काउंसलिंग के वक्त, वो जब आपका एडमिशन होगा ना तो वो आपके फीस में ही काउंट कर लिए जाएंगे, यानी आपको रिटर्न भी वो किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी हेतु अपने जनधन खाते का विवरण कदापि न भरे, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं होती। और वैसे भी जब आपने सही खाता नंबर जो है अपना दिया रहता है अपने माता पिता का, तो उसी में आपकी जब स्कॉलरशिप आनी होगी तो वो भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ पर काउंसलिंग के दिशा निर्देश है, उनकी जो गाइडलाइन है वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वही खाता संख्या, खातेदार का नाम, IFSC कोड, बैंक का नाम, संख्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है उन्हें देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड बैंक खाते के पासबुक की प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक लीफ की इमेज को अपलोड करना है, जिसमें उपर्युक्त विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। इमेज 10 KB के आकार में JPG और JPEG प्रारूप में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आहर्क परीक्षा 2026 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये सारी चीज़ें आप जो है एक बार ये पूरा PDF, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सारा ये 18 का 18 पेज तो मैं आपको पढ़ करके नहीं बता सकती, है ना। तो यहाँ पर आप एक बार ये पूरा PDF जो है ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लें, लाइन बाय लाइन इनको पढ़ लें अच्छे से, ठीक है, तब जा कर के यहाँ पर आप जो है काउंसलिंग करना स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज़ है कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये मत सोचिए कि इसको पढ़ने के बजाय हम जा कर के किसी यूट्यूब चैनल पे देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, कोई भी यूट्यूबर है 6 मिनट 7 मिनट आधे घंटे की वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, इसलिए आप जो है एक बार इस PDF को गो थ्रू ज़रूर कर लें। ठीक है, तो ये थी अपडेट। और उसके बाद ये था यहाँ पर परामर्श संबंधी दिशा निर्देशों के लिए ये जो अगर आपको जानकारी चाहिए थी तो जो PDF मैंने ओपन किया था वो वाला है। फिर काउंसलिंग स्केड्यूल को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हम एक बार इस वाले PDF को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये जो है पूरा स्केड्यूल दिया गया है कि कब यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो देखो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 जो मेन काउंसलिंग होनी है, जो रैंक के हिसाब से होने वाली है, वो आपकी यही वाली है। फिर जो पूल काउंसलिंग है वो वाला, और एक हमारी जो राउंड काउंसलिंग है वो वाला। ठीक है, सबका यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 1 जुलाई 2 जुलाई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो है दिया गया है। ये पूरा रजिस्ट्रेशन का है कि कब कब होने वाला है। तो जुलाई 5 को तो संडे है तो नहीं होगा, संडे सैटरडे। फिर जुलाई 11 12 को सैटरडे संडे है।
तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग भी यहाँ पर जो है दी गई है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट भी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दिया गया है इसी तरह से ये हमारा फेज़ 1 का है, ठीक है। अब देखो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, इसमें देखो कहाँ से कहाँ तक बोला गया है, तो हम देख सकते हैं। ये देखो ये हमारा 3 से स्टार्ट है, जुलाई 3 फ्राइडे से, और फिर ये हमारा 16 जुलाई तक ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग, फिर सीट अलॉटमेंट, फिर सीट कंफर्मेशन एंड फ़ी पेमेंट डाउनलोड आफ्टर अलॉटमेंट लेटर, जब आपको मिल जाएगा तब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ेज़ 2 वाला यहाँ से फिर स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, ठीक है। ये फ़ेज़ 1 का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। फ़ेज़ 1 का है जो जुलाई 23 तक चलेगा। फिर फ़ेज़ 2 का जुलाई 24 से स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पर जो है आपका अगस्त 8 तक चलेगा। फिर अगस्त 8 के बाद यानी 9 अगस्त से जो है जो पूल काउंसलिंग होनी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये पूल काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी 17 अगस्त तक रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर 18 अगस्त से जो डायरेक्ट एडमिशन होना है कॉलेजेस में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी जो है यहाँ पर ये स्केड्यूल है, ठीक है। आप एक एक चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कि कब क्या यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग देख लीजिए, आपका इतना लंबा बढ़िया टाइम अच्छा खासा दिया गया है, ठीक है। अभी ये रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों यहाँ पर दी गई है कि और भी यहाँ पर करवा सकते हैं, जो कि पूरा कुल मिलाकर के ये प्रोसेस 1 to 16 जुलाई तक जो है वो चलने वाली है। फिर यहाँ पर चॉइस फिलिंग जो है वो हमारा 17 को भी चलेगी। सीट अलॉटमेंट भी यहाँ पर 18 को है, फिर ये संडे पड़ जाएगा आपका, तो नहीं होगा। फिर उसके बाद से ही प्रोसेस स्टार्ट है। तो इस तरह से टोटल 23 जो है 23 जुलाई तक जो है ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो एक बार आप ये भी जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं से भी वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक बार इन्फॉर्मेशन को जो है अच्छे से गो थ्रू कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको जो है स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं कल ही ये वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।